अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारा वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर था, जिस पर मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है वो कैसा जो है तरीका है जिसके ज़रिए जो है हम लोग सेल को स्टडी कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट टिशू कल्चर। आज मैं आप लोग को बताऊंगी टिशू कल्चर कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो टिशू ऑफ सेल को जो है वो अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक वही गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक किया करें, साथ अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें चैनल को। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। टिश्यू कल्चर इट इज़ अ टेक्निक ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग होता है जिसमें हम लोग जो है वो बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब या फिर किसी इस तरह की चीज़ से जो है वो गैमेट फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। वेयर सेल और टिश्यू और एन ऑर्गन ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया इन अ टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश। ये कैसा प्रोसेस है, कैसी टेक्निक है जिसके ज़रिए जो है वो क्लोनिंग करवाई जाती है, यानी कि एक सेल या फिर टिश्यू या फिर किसी भी ऑर्गन को अगर ग्रो करवाना है तो आर्टिफिशली जो है उसको एक मीडियम में रखा जाता है, या तो टेस्ट ट्यूब पर या फिर पेट्री डिश पर, ठीक है। उसको रखा जाता है। पेट्री डिश क्या होती है? आप लोगों ने लैब के अंदर जो है वो यकीनन तौर पर देखी होगी। एक पेट्री डिश टाइप की चीज़ होती है जिसके ऊपर कई बार बॉटनी लैब्स में तो बहुत ज़्यादा होती है। उसमें हम लोग जो है वो लाइक किसी भी चीज़ को डायसेक्ट करते हैं तो हम उसके ऊपर ही फिर रख देते हैं उसको, तो वो होती है पेट्री डिश। अभी आगे बुक में डायग्राम में भी मौजूद है, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम प्लांट सेल बिकॉज प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या होते हैं? टोटली पोटेंशियल, यानी कि टोटीपोटेंट ऐसे सेल को कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक नया पौधा बना सके, उसको हम कहते हैं टोटीपोटेंट। ये जो है वो स्टार्ट होता है एक प्लांट से, प्लांट सेल से, बिकॉज प्लांट सेल क्या होते हैं? वो टोटीपोटेंट होते हैं। आई यानी कि ईच सेल हैज़ कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल टू ग्रो इन अ प्लांट। एक सेल के अंदर एक कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल होती है कि वो सेल पूरे प्लांट को ग्रो कर सकता है, ठीक है। यानी कि उस सेल से पूरा प्लांट बन सकता है बाय आर्टिफिशियल क्लोनिंग। अब क्या लिखा है? इन 1958 F.C. Stewart grew a complete carrot plant from a tiny piece of phylum ऑन अ मीडियम कंटेनिंग शुगर मिनरल्स एंड विटामिन्स। यानी कि उन्होंने एक मीडियम लिया, यानी कि एक थोड़ा सा जिसके अंदर जो उन्होंने सेल को रखा, वो मीडियम क्या था? वो मीडियम था शुगर मिनरल और विटामिन से बना हुआ। और स्टुअर्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक कैरेट प्लांट को ग्रो किया। किसकी मदद से ग्रो किया? जस्ट अ टाइनी पीस ऑफ फैलम, यानी उन्होंने एक छोटा सा सेल का पीस जो है वो पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया और उन्होंने उसको जो है वो ग्रो होने दिया। किस मीडियम में? शुगर मिनरल्स और विटामिन के मीडियम में। और इसके बाद वो एक पूरा कैरेट का प्लांट बन गया। With these he also added coconut milk containing plant hormone. दिस सेल बिगिन डिवाइडिंग। उन्होंने इसके साथ साथ इन सब शुगर मिनरल और विटामिन के साथ साथ क्या किया? उसके अंदर कोकोनट मिल्क भी ऐड किया, जो कि प्लांट कंटेनिंग हार्मोन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुक लाइन के रिव्यू से, ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में आपने रखना है, ठीक है। क्या कि प्लांट एडेड कोकोनट, यानी कि जो कोकोनट मिल्क है वो कंटेन प्लांट हार्मोन, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आता है दी सेल बिगिन डिवाइडिंग, और उसके बाद वो सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा पेट्री डिश के हवाले से कि पेट्री डिश क्या होती है। देखें, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें इन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे से बिल्कुल सेल्स हैं, फिर वो वापस से, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहे हैं कुछ टाइम बाद के उसकी चीज़ें कि फिर ये थोड़ा हल्का ग्रो होना शुरू हो गया है। देखें आप, फिर ये ज़्यादा ग्रो हो रहा है और अब इस तरीके से पूरा जो है वो एक पौधा बन चुका है, ठीक है। ये पूरा जो हमारे पास है ये टिश्यू कल्चर है सीड से प्लांट तक के जर्नी में, ठीक है। अब क्या लिखा है कि उसके बाद क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है जिसको हम सेलस कहते हैं। अब सेलस क्या होता है? एन अनडिफाइंड ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि ऐसे सेल जिसमें कोई डिफ्रेंशिएशन ना हो सके, सारे एक जैसे सेल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेलस। दैट सेल इज डिफ्रेंशिएटेड लेटर ऑन इनटू शूट एंड रूट एंड डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट। और यही सेल जो है, यही सेल जो है जिसको हम सेलस इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि ये सब जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि सब एक जैसे सेल हैं। तो यही जो सेलस है वो डिफ्रेंशिएट होकर लेटर यानी कि बाद में शूट्स या फिर रूट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं में से कुछ शूट में चले जाते हैं और इन्हीं में से कुछ जो है वो रूट को फॉर्म करते हैं और फिर वो एक पूरा न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म कर लेता है। Nowadays this technique is also used to grow some tissue for transplantation to find abnormality in cells like cancer। और आजकल क्या हो रहा है कि यही टेक्निक
टेक्निक जो है ये यहाँ तो सिर्फ प्लांट की एग्जांपल दी हुई है ना, लेकिन आजकल यही टेक्निक यूज़ हो रही है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। यानी कि अगर कोई ऑर्गन एबनॉर्मलिटी ज़ाहिर कर रहा है इन द केस ऑफ कैंसर या फिर और भी बीमारियों में, तो क्या होता है कि उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांट कर तो देते हैं, लेकिन वो ऑर्गन आता कहाँ से है? वो ऑर्गन जो है वो आर्टिफिशियली बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया था जो हमने डिस्कस किया अभी टिश्यू कल्चर। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है वो मैं आप लोग को समझा देती हूँ। देखें, क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है कि क्रोमा पहले तो मतलब होता है कलर और ग्राफिक मतलब होता है लाइंस ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, क्रोमा मतलब कलर्स और ग्राफिक मतलब लाइंस ऑफ पिक्चर। अब ये देखिए, ये एक सीधा पेपर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इधर क्लिप लगाई, इधर पेपर पे क्या किया, एक इंक का स्पॉट, हल्का सा इंक का स्पॉट जो है वो एक पेपर में लगा दिया यहाँ पे। सही है, फिर क्या हुआ कि लेटर जब उन्होंने उस पेपर को पानी के अंदर डिप करना स्टार्ट किया तो वो इंक फैल गई, और फैलने के बाद वो इंक कितने सारे कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आप देख रहे हैं, यानी वो एक ब्लैक कलर की इंक के अंदर कितने कलर छुपे हुए थे। ये आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको रिजल्ट जो है वो यकीनी तौर पर शो होगा, लेकिन कोई लाइट पेपर लीजिएगा, हल्का पेपर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मोटा सा पेपर लेंगे तो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा। हल्का पेपर लेकर आप उसको जो है वो लाइक इस सबको आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बस उसमें हल्का सा यहाँ पे जो हमारी ब्लैक इंक होती है वो आप इधर लगा दें और उसको आप वापस से पानी के अंदर डाल के इस तरीके से निकालेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि वो इस तरीके से जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में करके बताना है कि आप लोगों के साथ जो है वो हुआ या फिर नहीं हुआ ये। ठीक है, ये होती है क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एक मिक्सचर के डिफरेंट कंटेंट को या कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं। दिस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज। ये स्पीड है ना, किसकी स्पीड है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। ये इसके मॉलिक्यूलर साइज़ पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, जिसका साइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा नीचे होगा, और जिसका साइज़ जो है लाइट होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या लिखा है? So different components of mixtures travel from different through the stationary phase at different speed. Stationary phase में है ना वो इधर, तो फिर उसके बाद वो different speed से चलना start हुए by the depending on their molecular size. ठीक है, फिर क्या हुआ? There are 4 different types of chromatography techniques used for qualitative analysis. यानी कि 4 different तरह की जो है वो chromatography जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती हैं। किसके लिए यूज़ की जाती है? क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को क्वालिटेटिवली जो है अच्छे से देखने के लिए जो है वो ये यूज़ होती है। अच्छा, अब ये कौन कौन सी हमारे पास टेक्निक है? पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो 4 हमारे पास है, ये इंशाल्लाह ताला आप लोग जब MBBS में जाएंगे तो आप लोग को फर्दर इसकी स्टडी मिलेगी, बट यहाँ पर हमारे पास इसकी जो है वो नहीं दी हुई है हमारी बुक में, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसके बारे में समझने की। बस हमें ये याद रखना है कि इस तरीके की 4 जो है वो एनालिसिस करने के लिए क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज़ होती है। फिर आ रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। थोड़ा बहुत बताया गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए सिंपल एंड मोस्टली यूज्ड इन एनालिटिक केमिस्ट्री। कौन सी यूज़ होती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दिस मेथड देयर आर 2 फेजेस, 2 फेजेस होते हैं। वन इज स्टेशनरी फेज एंड अदर इज मोबाइल फेज। एक स्टेशनरी होता है, अदर इज मोबाइल। द सेल्यूलर शीट, ये सेल्यूलर शीट की इसको कहा जा रहा है। ठीक है, filter paper works as a stationary phase while sample mixture within a solvent work as mobile phase. यानी कि जो एक पेपर है, यानी कि जो सेलुलर शीट है, ये वर्क करता है एज ए स्टेशनरी फेज। 2 फेज है ना, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज है। और जो हमारे पास ये मिक्सचर है, यानी कि जो इंक है, जो कि सॉल्वेंट है वाटर के अंदर, इसको हम कहते हैं मोबाइल फेज। ये क्योंकि मूव करते हैं ना, मूवमेंट दिखाता है। द कंपोनेंट ऑफ सैंपल, यानी कि जो मिक्सचर है, स्टार्ट सेपरेटिंग ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ मूवमेंट। ये जो कंपोनेंट है, यानी कि जो मिक्सचर है जो हमने इसमें लगाया है, ये जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि देखिए ना, ये डिफरेंट सेपरेट हो गए ना, तो ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ मूवमेंट। इस चीज़ को याद रखना है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ मूवमेंट के जो है वो मूव होना स्टार्ट होता है। मतलब कि देखिए, रेट ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि उनका जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है वो थोड़ा नीचे, जिसका मॉलिक्यूलर साइज से कम है वो ऊपर, फिर ऊपर ऊपर, इसी स्पीड से वो आगे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो है वो आज का लेक्चर था, और इसके बाद जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी और भी सारे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के यूनिट। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। शुक्रिया।